मैं कलीम। आज आपको मैं फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, जो बेसिक होती है। बहुत सारे बच्चे क्योंकि 10th से 11th की ओर आते हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट होता है टोटली चेंज हो जाता है। और ये चेंज सब्जेक्ट जो कि साइंस है, और साइंस ही सभी की मदर्स है, या बोल सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सभी जो छोटे छोटे रूप में आपने 10th तक पढ़ा था, ये बड़े रूप में आ जाती है। और ये बड़े रूप में, बृहद रूप में आपको केमिस्ट्री के रूप में दिखाई पड़ेगी, फिजिक्स के रूप में दिखेगी, और बायोलॉजी के रूप में दिखाई पड़ती है। तो मैं आपको पहले साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस के बारे में बताऊंगा कि साइंस होता क्या है। क्योंकि साइंस ही ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज साइंस। तो साइंस होता क्या है? तो साइंस है एक लैटिन वर्ड है जो साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। नो मतलब जानना, इसके बारे में जानना। और इसे ही अगर अरेबिक वर्ड में कहा जाए, अरेबिक भाषा में बता दिया जाए, तो अरेबिक वर्ड का मतलब होता है इल्म। इल्म का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। इसे ही अगर हम हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन भाषा संस्कृत की तरफ जाएं, तो इसका मतलब होता है विजनन। इसका भी तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो साइंस क्या हुआ? साइंस जो नेचर से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको हम अपने तरीके से जानना और उनमें और खोज, एक्साइटमेंट होना। जैसे आप जान रहे हैं हवाओं का बहना, कैसे हवाएं चल रही है, कि पानी किस तरीके से। फिर से रिपीट करना पड़ेगा जी, फिर से। हेलो दोस्तों, विक्रम हैप केमिस्ट्री क्लास में मैं कलीम आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स के बताऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब साइंस के ही ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांच होते हैं। तो पहले साइंस के बारे में जान ले, व्हाट इज अ साइंस। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में जाने तो ये एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। नो का मतलब जानना। अगर अरेबिक वर्ड में हम अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है इल्म। इल्म का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। अगर हम हमारे भारतीय संस्कृति की भाषा, प्राचीन भाषा संस्कृत के बारे में बात करें तो इसका तात्पर्य होता है विजनन। विजनन का मतलब भी होता है ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये साइंस का तात्पर्य हुआ जो नेचर से रिलेटेड या नेचर से जितने भी घटनाएं हैं, नेचर की जितने भी घटनाएं हैं, उन सभी का अध्ययन विस्तृत रूप से करना ही विज्ञान कहलाता है। या हम एकदम शॉर्टकट में कह दें, विधिवत ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। तो ये होता है विज्ञान, जो नेचर्स की बहुत सारे घटनाओं को बताता है, जो फिनोमेना को बताता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यह विज्ञान की ही एक शाखा है, जो इसका तात्पर्य एक ग्रीक वर्ड में फ्यूसी से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य अगर हम ग्रीक भाषा में कहें तो इसे कहा गया फिजिक्स। ग्रीक में इसका जो अनुवाद था उसे कहा गया फिजिक्स। और हमारी भारतीय संस्कृति के प्राचीन भाषा संस्कृत में यदि हम कहें तो इसे कहा गया भौतिकी। अर्थात ऐसा जो हमारी नेचर है, उस नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, उन सभी घटनाओं का विस्तृत तरीके से डीपली अध्ययन करना, और उसके अंदर जितना भी एक्सपेरिमेंट करना, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट की जो एक्साइटमेंट होती है, उस एक्साइटमेंट को ही फिजिक्स कहा जाता है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जब प्लेटो के समय में अगर हम बात करें, या बहुत सारे भौतिक शास्त्री हैं जब पुराने जमाने में, तो वो लोगों ने सब पहले देखा कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह
परिक्रमा कर रही हैं। फिर जानने का कोशिश किया कि कैसे कर रही हैं। फिर हम देखे कि जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रही है, तो वो कैसे परिक्रमा कर रही है। ऐसी बहुत सारी बातें जो एक्साइटमेंट को लेकर रहती है, उन एक्साइटमेंट की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स होता है, जो नेचर से रिलेटेड होता है। तो ये नेचर्स की जो घटनाएं होती हैं वो फिजिक्स पर होती हैं कि हम और कितनी सारी नेचुरल से रिलेटेड जो बात है उसको हम कितना गेन कर सकें। जैसे अभी हमने फिलहाल में चंद्रयान 3 के बारे में देखा था कि बहुत सारी फाइनल टाइम में एक्साइटमेंट थी कि रिजल्ट क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट तो हम करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट के पहले के एक्साइटमेंट होते हैं, ये टोटल कंक्लूजन फिजिक्स के ही अंदर आता है। जो बहुत सारी इन्वेंशन है, तो फिजिक्स को भी टाइप में काइंड ऑफ फिजिक्स भी बताया गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स बताया गया है। 1990 से पहले तक के जितने भी इन्वेंशंस थी या जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, ये सब जितने भी इन्वेंट किए, जितने भी हमारे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है, वो सभी क्लासिकल फिजिक्स की ओर आता है। और इसके बाद जो आता है 1990 के बाद की जितनी भी फिजिक्स होती है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है, जिसको जितने भी भौतिक शास्त्रियों ने या साइंटिस्टों ने उससे बाद में किया, 1990 के बाद किया था, वो सभी हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और इसमें हमारे बहुत सारे भारतीय भौतिक शास्त्री, जैसे जेसी बोस के बारे में जानते हैं, क्वांटा के बारे में इन्होंने बताया था। आप चाहे सीवी रमन के बारे में बताएं, उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारे हमारे भी भारतीय भौतिक शास्त्री हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपना बहुत सारा योगदान, श्रमदान दिया है। तो ये था फिजिक्स। सबसे पहले साइंस के बारे में हमने जाना कि साइंस क्या है। तो साइंस नेचर से रिलेटेड होती है, और बहुत सारी जो उसके नेचर में जो हाइड रूप से बहुत सारे बोल सकते हैं एडवेंचरस जो छुपे हुए हैं, उनको हम बाहर निकालना, वो कहलाता है साइंस। और साइंस का ही ब्रांच होता है फिजिक्स। और फिजिक्स के बारे में बताया जो नेचर के फिनोमिना होते हैं उसका डीपली अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है फिजिक्स। और इसी के जैसे और भी बता सकते हैं फिजिक्स, अगर हम भोजन चबाते हैं, हम चल पा रहे हैं, ये सभी घटनाएं फिजिक्स के कारण होती है। अगर फिजिक्स नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो अब चलेंगे, आपको मैं कुछ फंडामेंटल्स और बातें बताऊंगा। जैसे कि आप 10th के बाद जब 11 जाते हैं तो सभी चीज़ें आपकी नई रहती है, जिसके मैं आपको फिजिक्स के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल क्लास है, जो इनिशियल प्रोसेस है, इनिशियल जो पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम कैसे इजीली अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये है इकाई एवं मापन, यूनिट्स। सबसे पहले भौतिकी की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता क्यों है, मेजरमेंट का क्यों रिक्वायरमेंट हुआ। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देख लेते हैं कि यदि आपके घर में हमें कुछ नापना रहता है, तो हम एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली कुछ वैल्यू बता देते हैं कि ये इतना लंबा होगा, या अगर वाइडनेस उसकी फाइंड आउट करने हैं तो ये इतना चौड़ा होगा। अगर उसकी थिकनेस के बारे में बात करना है तो हम अप्रॉक्सीमेटली अपने तरफ से बात कर लेते हैं। लेकिन जो फिजिक्स होता है उसके अंदर जो यूनिट होती हैं, जो मात्रक कहते हैं, इकाई कहते हैं, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमको मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मापन किसी भी भौतिक राशियों का, या बोल सके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके एग्जैक्ट वैल्यू को, एग्जैक्ट मेजरमेंट को बताता है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होती है
तो भौतिक राशि किसे कहा? ऐसी राशियां जिनका भौतिक मापन संभव होता है उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे आप कहते हैं लेंथ कहते हैं, ब्रेड्थ कहते हैं, हाइट कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये सभी इंडिविजुअल है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं। और मूल राशियां इसे ही कहते हैं मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 7 होते हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। अगर ये मूल राशियां हमें पता होंगी तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी बहुत अच्छे से, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम अच्छे से बता सकते हैं। तो वह 7 मूल राशि क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला होता है लंबाई, देखिए ये होती है 7 मूल मात्रक या बोल सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर ये हमको समझ में आता है तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ये होता है लेंथ होता है, मास होता है, टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, विद्युत धारा होता है, करंट बोल सकते हैं, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इसके जो मात्रक होते हैं मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ताप का केल्विन, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। इसके संकेत होते हैं मीटर को जो होता है एल से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम केजी, केल्विन के, सेकेंड एस, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को MOL से और कैंडला को CD से। तो ये भौतिक राशियां होती है। अब हम चलेंगे मूल राशियों के तरफ। इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा। अगर ये बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो डायमेंशनल इक्वेशन है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, वो डायमेंशनल इक्वेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें, पहला बताया मैंने, इसकी परिभाषा क्या होती है। मूल राशि या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, वे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिविजुअल होती है उसे ही क्या कहते हैं, मूल राशि या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये मेन 7 फिजिकल। तो अब यहाँ लेंथ की तरफ मैं आऊं, थोड़ा सा आपको बताऊं। लेंथ है
लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब यही नहीं है सिर्फ लंबाई का होगा, लेंथ होगा लंबाई, चौड़ाई होगा विड्थ होगा और डेप्थ होगा। ये सभी के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन, डिस्टेंस, इसका भी जो यूनिट होगा वह मीटर ही होगा। तो ये बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर ये हमको समझ, तो मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, ये सभी का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर। तो ये बेसिक चीजों को हमको समझना है। लेंथ है, इसका मतलब लेंथ ही नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, या जितने भी डिस्टेंस काउंट वाले जितने भी मेजरमेंट होंगे उस सभी का आपका यूनिट होगा मीटर। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, किलो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, ये इंडिविजुअल है, इसका कोई भी और भी पार्ट नहीं होगा। फिर तो आप ये बाकी सही है। बाकी लंबाई का अगर हमको देखना है तो ये लंबाई के बातों को हमको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है उसे ही क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। तो कैसे बताया हमने? जो किससे मिलकर बनी है? ये सात मूल मात्रकों से जो मिलकर बनी है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जस्ट लाइक मैं अगर एक उदाहरण दिया तो बोल सकते हैं चाल बराबर, स्पीड इज इक्वल टू बोलते हैं आप, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम, ये होता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइम लिया हुआ है किसका? मूल राशि का या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। डिस्टेंस मैंने बताया था लेंथ के अंतर्गत इतनी सारी बातें आती हैं। तो ये जो डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम था वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल जो स्पीड हुई, चाल हुआ, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या बोल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। ऐसे ही और भी हम बता सकते हैं, जैसे आप जानते हैं एक्सीलरेटर जानते हैं, त्वरण कहते हैं जिसे, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। तो हम इसके अगर यूनिट की तरफ चले, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या था हमारा? मीटर था। देख सकते हैं हम ये पूरे लाइन में डिस्टेंस का था मीटर अपॉन टेकन टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का होता है सेकंड। तो इसका ओवरऑल जो यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड को ही वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वेलोसिटी का क्या था? मीटर अपॉन सेकंड। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में, हर में फिर से टी है, तो टी का मतलब समय, और समय का मात्रक फिर से क्या होता है? समय का होता है सेकंड। तो ये हो गया सेकंड। तो यहाँ कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड हो गए। तो सेकंड के मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो ये ओवरऑल हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम बताएं कि त्वरण का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को हम निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक फोर्स के बारे में आप जानते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास किलोग्राम इंटू त्वरण का हमने निकाला है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम अच्छे से समझ लें तो हमारा जो डायमेंशनल इक्वेशन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगी और हम उसको आसानी से उसके जो फार्मूलाज होते हैं उसको इजीली हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये था आपका मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें। अगर ये बातें हमको अच्छे से समझ में आ जाती है तो हम अच्छे से इसको आगे आसानी से इस चैप्टर को हम इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे मापन की पद्धतियां। मापन की जो पद्धतियां होती हैं MKS, CGS, FPS मापन की जो पद्धतियां हैं ये MKS का ही परिवर्धित रूप या चेंज जो फॉर्म होता है वही SI यूनिट बोलते हैं जिसको। ये SI है जो MKS का ही परिवर्धित रूप है जो लगभग पूरा जो MKS को ही फॉलो करता है, जिसका नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति। तो सबसे पहले चलते हैं, यहां पर आता है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लेंथ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, बार बार मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो आए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी वो सभी मीटर में काउंट होता है। फिर यहां पर बताया के फॉर किलोग्राम। जो मास है, जो द्रव्यमान है वो हमेशा किलोग्राम में ही काउंट होगा और जो टाइम है वो हमेशा सेकंड में काउंट होगा, इसलिए इसे कहा MKS। तो यहाँ पर M फॉर मास, कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव जो मोनो होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, वहां पर यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। मीटर है तो मीटर का जो अलग रिप्रेजेंटेशन आइकन होता है वो L होता है, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड मीटर है लेकिन उसका L रिप्रेजेंटेशन है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है CGS पद्धति। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में काउंट किया जाता है, जिसमें ग्राम अर्थात मास को ग्राम में काउंट किया जाता है और समय को सेकंड में काउंट किया जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर ये लेंथ काउंट करने वाला है, जिसमें फिर से बोलूंगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, ये सभी को हम सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। इसके बाद यहां पर बताया ग्राम जितने भी द्रव्यमान होते हैं, मास होते हैं, उसको हम ग्राम में काउंट करेंगे। और सेकंड होते हैं, और सेकंड होता है सेकंड जो टाइम को काउंट करता है, सेकंड के फॉर्म में, सेकंड में काउंट करता है। अब आ जाते हैं FPS। ये होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। फुट जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, फुट में 1 फुट 2 फुट, वैसे ही फुट है। ये फुट लेंथ को, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो डिस्टेंस हो या वो डिस्प्लेसमेंट हो, ये सभी को हम फुट में काउंट करेंगे। जस्ट लाइक हम लोग कभी कभी अपनी हाइट को फुट में काउंट करते हैं। तो ये इस हम पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं, इस जनरेशन के बारे में बात करते हैं। पाउंड जो वेट को, पाउंड जैसे आप बात कर रहे हैं, मैंने 1 पाउंड का केक बनवाया, 2 पाउंड का केक बनवाया, तो ये पाउंड जो वेट में आता है, तो मास को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। लगभग 452 दशमलव कुछ मान ग्राम में पाउंड का होता है। 1 पाउंड बराबर लगभग 450 ग्राम आसपास मान लिया जाता है, 450 ग्राम मान लिया जाता है। फिर होता है टाइम का, होता है
सेकंड में उसको काउंट करते हैं। तो ये मापन की 3 पद्धतियां थी, जिसमें हम इस चैप्टर में मोस्टली इन 2 पद्धतियों के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे, जो हमको आगे लेकर चलेगा। फिजिक्स ये बताता है जब आप कोई भी न्यूमेरिकल वर्क करते हैं तो उस न्यूमेरिकल वर्क में आपका यहाँ यूनिट होना बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है आप कौन से पद्धति में उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी चाहे वो न्यूमेरिकल वर्क करें, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले लास्ट में उसके यूनिट को जरूर डिस्क्राइब करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे विमाएं, डायमेंशनल। डायमेंशन होता क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम उसके पावर के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं, उसके घात के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, या वे भौतिक राशियां जिनको उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसी भौतिक राशियों को ही क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। और एक आता है, जैसे इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूंगा, एम, एल और टी, ये 3 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एम हमेशा द्रव्यमान अर्थात मास को काउंट करता है। लेंथ, एल फॉर लेंथ जी, टी फॉर टाइम। ये 3 चीजों को हम देखना है। एम अर्थात ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा द्रव्यमान अर्थात एम से रिप्रेजेंट करेंगे मास। एल फॉर लेंथ, लेंथ को हमेशा एल से रिप्रेजेंट करना है। और टी फॉर टेकन टाइम, टाइम को हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। ऐसा ही होता है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो वे फिजिकल क्वांटिटीज, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा जो फॉर्मूला जो फिजिकल क्वांटिटीज को उसके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम डायमेंशनल इक्वेशन या विमीय समीकरण कहेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो ऐसी वे भौतिक राशियां रूपी सूत्र जिसको हम उचित घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं विमीय समीकरण। अभी जब मैंने आपको डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अर्थात व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने यहाँ पर स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में बताया था। उसको मैं डायमेंशनल इक्वेशन की तरफ लेकर चलूंगा। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था चाल बराबर, या वेग भी बोल सकते हैं, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हुआ तो दूरी, अब देखिए यहाँ पर मैंने बार बार एक शब्द का बात किया था। जब लंबाई शब्द कहा तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सभी बातें मीटर को काउंट करती है। अगर ऐसा ही पद्धति में बात करें तो वो लेंथ को काउंट करती है। तो लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हम उसको मेजर करते हैं, वो होता है मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा दूरी का जो मात्रक होता है मीटर। तो हम मीटर का मतलब, मीटर क्या हुआ? एक रिप्रेजेंटेशन है मेजरमेंट का। तो लेंथ अपॉन समय, समय का होता है टी। तो यहां पर आपको मैं अगर इजीली बता दूं, यहां पर हम दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी चीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे दिमाग में आ जाए तो अब हमारे लिए इजी हो गया। देखिए दूरी था, दूरी को एल से रिप्रेजेंट किया तो एल अपॉन टी। ये पावर ऊपर चलेगा, इसका इनविजिबल पावर 1 था, ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1। ये होता है इसका डायमेंशनल इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास
m एब्सेंट था। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करूँ तो m टू द पावर 0 करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो मैथ्स बोलता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 से होगा उसका मल्टीप्लिकेशन तो LT-1 ही होगा। तो ये होता है हमारा चाल का विमीय समीकरण। और देखते हैं, अगर मैं बात करूं त्वरण की, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो हमारे पास चाल या वेग दोनों के विमीय समीकरण एक ही है, तो मैंने वेग का मान रख दिया। देखेंगे LT-1 अपॉन समय, समय का फिर से क्या होगा T, जो पहले से मेरा निकला हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 से -1 ऐड होकर हो जाएगा LT-2। तो ये होता है त्वरण का विमीय समीकरण, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको समझ में आ रहा होगा, अगर हम किसी के मात्रक को निकालना चाहें तो कैसे निकालें। मात्रक को निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, जो छोटे छोटे, जैसे मैंने अभी बताया, दूरी बटे समय, चाल बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम याद रखेंगे तो इसके हमारे यूनिट भी निकल जाएंगे, और यूनिट निकलेंगे तो साथ ही साथ विमीय समीकरण अर्थात डायमेंशनल इक्वेशन की वैल्यू को भी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि जब हम कभी मैथमेटिकल वर्क करेंगे, ये तो इनिशियल पार्ट है, जैसे जैसे हम आगे का जो प्रोसेस करेंगे तो हमारे लिए मस्ट होगा हर व्यंजक के बाद लास्ट में हमको मात्रक देना पड़ेगा, यूनिट देना पड़ेगा, और उसके बाद हमको उसके विमीय समीकरण को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये अच्छा इफेक्ट पड़ता है, या छोटी छोटी बातें होती हैं उनको यहाँ पर डिराइव करना पड़ता है। तो ये था हमारा विमा। तो विमा क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके पावर के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे डायमेंशनल कहते हैं, और ऐसा इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज को पावर के इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो ये था हमारा विमाय और इसके विमीय समीकरण। अब इसके अंतर्गत आता है, इसके अंदर आएगा हमारा जो विमीय या डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, अर्थात विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोग। उसके अंतर्गत चलेंगे तो इसके 3 अनुप्रयोग मुख्य होते हैं, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहले मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेता हूं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये कोई भी नंबर को डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करता। जस्ट लाइक बहुत सारे वर्ड है, लॉग है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, और बता सकते हैं पाई है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। यह कितने भी बार मान लिया जाए मैंने LT-1 10 टाइम अगर भी जोड़ दिया, LT-1 प्लस LT-1 प्लस LT-1 3 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 3 इंटू LT-1, दैट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो कोएफिशिएंट होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशनल इक्वेशन होते हैं, इसके जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं उसको हमको इग्नोर करना पड़ता है। मतलब इसको हमको लिखना पड़ेगा 1000 टाइम भी होगा तो LT-1 ही हमको काउंट करना पड़ेगा। तो इससे हमने ये सीखा कि कभी भी पाई को इसमें लाना नहीं है। पाई अगर दिया रहेगा वैल्यू में तो नहीं करना है, अगर इसमें लॉग दिया है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। इसमें कोई भी अगर नंबर्स दिए रहेंगे कोफिशिएंट के रूप में, ये सभी को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तब क्या होगा, हम इसको समझ पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ये क्या क्या वर्क करता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसके डायमेंशनल इक्वेशन के पहले पार्ट को हम लेकर चलेंगे। पहला होता है, ये बोलता है विमीय शुद्धता की जांच करता है। जो इक्वेशन रहता है उसको डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में बैलेंस करता है। ये पहला होता है इसका एप्लीकेशन, या हिंदी में बोलूं तो विमीय समीकरणों के शुद्धता की जांच करता है, या बोलूं डायमेंशनल इक्वेशन होता है। जितना भी इक्वेशन होता है, फिजिकल इक्वेशन होता है, उनको बैलेंस्ड करता है। LHS इज इक्वल टू RHS के फॉर्म में बैलेंस्ड करता है। सेकेंड होता है, ये एक पद्धति को दूसरे पद्धति में चेंज करता है। जैसे बोलूं SI को CGS में काउंट करेगा, CGS को SI में काउंट करेगा, अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट कर सकते हैं। और तीसरा होता है, इसके जो फिजिकल इक्वेशन होते हैं, जो इसके जो इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन होते हैं, उसके आधार पर हम कोई भी फिजिकल मैथमेटिकल के रूप में कोई भी फार्मूला को डिराइव करते हैं। जैसे आप जानते हैं टाइम का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। बहुत सारे फार्मूलाज है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे मैं आपको वैसे वैसे बताते जाऊंगा। तो पहला चलेंगे विमीय शुद्धता की जांच। विमीय शुद्धता की जांच, विमीय शुद्धता की जांच, उसके अंतर्गत मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल, यहां पर हम जानते हैं मोशन इक्वेशन, आप जानते होंगे मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस AT। सबसे पहले सभी फिजिकल क्वांटिटीज को आपको इंडिविजुअल सबको आपको पहचानने आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि क्या है v। देखिए सबसे पहले वेलोसिटी, यहाँ तो अगर बोल दें, अगर इंग्लिश में बोले ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या है टेकन टाइम है। लास्ट में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, यह वेलोसिटी ही है। तो इसका जो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो u के लिए भी वही होगा और v के लिए भी वही होगा। तो चलते हैं अब इसके डिस्क्राइब करते हैं इसके डायमेंशनल इक्वेशन को, और बोथ साइड रख के देखेंगे। अगर ये बैलेंस्ड हो जाता है तो हमने समझ लिया कि इसके शुद्धता की जांच हो गई है, कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो चला हमने v इज इक्वल टू, इसका होता है LT-1। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। मैं उन्हीं फिजिकल इक्वेशन को ले रहा हूं जो आप जानते हैं और जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, उसी के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो u की भी वैल्यू LT-1 होगी। बातों को समझें, बार बार बोल रहा हूं, ये इनिशियल और फाइनल ये तो था, लेकिन लास्ट दोनों के इसके वेलोसिटी थे, इसलिए ये वेलोसिटी ही होगा। A हमने बताया है एक्सेलरेशन LT-2, देन फिर T का तो होता है, T का होता है टाइम, तो T का T ही होगा। अब इसमें मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं, देखिएगा यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस AT, वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इसका वैल्यू है LT-1 इज इक्वल टू u की वैल्यू LT-1 प्लस A की वैल्यू LT-2 और T की वैल्यू T थी। तो हमने घातांक पढ़ा है, ठीक है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर उनके प्लस होते हैं, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं। यहाँ पर इनविजिबल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी बोलें या कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल के बारे में बात करें, उसका हाइड रूप से उसके पावर में एक रहता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में अगर मैंने जस्ट लाइक लिख दिया A, तो हमको समझ जाना है कि इसका इनविजिबल मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका इनविजिबल पावर 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ये सभी की जब जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये अराइज होते हैं, ये आते हैं और अपने वर्क को दिखाते हैं। ये 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब हम इसको कॉमन लेंगे।
जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज में या किसी भी इक्वेशन में 1 कब दिखाई पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, कि मैंने a कॉमन ले गया तो उसके जगह में 1 रुक जाएगा। ये पावर 1 कब आता है, जब हम घातांकी क्रियाएं करते हैं, जब बेस इक्वल रहता है तो उनके पावर को प्लस करते हैं, तब ये पावर दिखाई पड़ता है। अब हमको डिनोमिनेटर में 1 कब दिखाई पड़ता है, जब हम एलसीएम लेते हैं, और जब हम एलसीएम लेंगे तब हमको क्या एराइज करना पड़ता है, अपॉन में 1। तो चलते हैं, मैं फिर से यहीं आ रहा हूं। देखा तो एल टी माइनस वन एज यूजुअल रहेगा प्लस एल, ये टी -2 और ये था +1, तो हो गया एल टी -1 प्लस एल। यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, -2 में +1 जाएगा तो -1 होगा। अब देखा हमने 2 टाइम्स आ गया LT -1, और मैंने आपको बताया था कितने भी टाइम्स आ जाए सिमिलर जो डायमेंशनल इक्वेशन सिमिलर एक जैसे कितनों भी 1000 टाइम भी क्यों ना है, उसको 1 टाइम में ही हमको डिनोट करना है। तो ये हो जाएगा, LHS को हम लेकर चल रहे थे जैसे चल रहा था। तो हमने देखा LT -1, ये भी LT -1 था, तो 2 टाइम्स है, तो मैंने क्या लिखना है, इसको LT -1 लिखना है। तो हमने देखा LHS = RHS आ गया। तो ये था विमीय शुद्धता की जांच। एक आध इक्वेशन में और लेकर चलता हूं जिससे हम और क्लियर हो जाए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके और भी इक्वेशंस हैं, जैसे आप लोगों को याद हो, S = UT + ½ AT²। S यहाँ पर S डिस्प्लेसमेंट है, तो S के क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ में ही काउंट होता है। लेंथ को किससे काउंट करते हैं, मीटर से, ठीक है। तो S का हो जाएगा, किससे काउंट करते हैं हम, L से, लेंथ से। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है। U अभी हमने पढ़ा है LT -1, T टाइम है, टाइम का टाइम होगा हाफ। यहाँ पर बार बार मैंने कहा इसके कोफिशिएंट्स को हमको इग्नोर करना है, और यहाँ पर A है तो A के बारे में LT -2 देन T तो हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ जी, ये नहीं बजा था। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। S का होता है L = U की वैल्यू LT -1 × T हुआ प्लस A का, क्योंकि ये कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को हमको इग्नोर करना है। A का था LT -2, फिर अब A की वैल्यू पुट किया, T है तो T² हो जाएगा, T²। अब देखा हमने, काउंट करना चालू करते हैं इसका। अब देखेंगे पावर, इसके जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी प्लस होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे T -1 + 1 तो हो जाएगा T⁻0, T⁻0 प्लस L। यहाँ पर भी देखें -2 + 2 तो T⁻0। तो फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई भी हमारा वेरिएबल हो, उसके पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमने उसको इग्नोर किया, तो क्या हुआ, L + L = L। तो ये हो गया फिर से LHS = RHS। इससे हमने क्या सीखा कि जो विमीय समीकरण होता है या डायमेंशनल एनालिसिस होता है, उसका एप्लीकेशन का जो फर्स्ट टॉपिक था कि हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियां होती हैं उसके अंदर जो समीकरण होते हैं उनको हम शुद्धता की जांच कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे हम एक पद्धति को दूसरे पद्धति में
बदल सकते हैं, या एसआई को सीजीएस में और सीजीएस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना। एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना। अब इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं। सबसे पहले मैंने जब डायमेंशनल इक्वेशन बताया था तो मैंने कहा था कि किसी भी इक्वेशन को पावर के रूप में, फिजिकल क्वांटिटी को पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो ये पावर का फॉर्म है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं m1/m2, m फॉर मास दिमाग में डाल लें, l फॉर लेंथ, अर्थात जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब होगा वो L में आएगा। M फॉर मास, जो मास हो या सीजीएस हो या एमकेएस हो, मास के बारे में, और T फॉर टेकन टाइम। यहाँ पर कभी कभी हम मीटर कह देते हैं तो मीटर फॉर M कह देते हैं, तो वहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इससे हमको बचना है। और यहाँ पर N1 ये न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, ऐसे N2 की वैल्यू हमको हमेशा फाइंड करनी होती है, जिसमें वह एक न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताना है आपको, बताऊंगा। ये N1 अगर इसका न्यूमेरिकल फॉर्म, जैसे हम जानते हैं गुरुत्वीय का, ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसी को मेरे को बोलेगा एसआई में दिया है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए, तो मैं कर सकता हूं। तो ये जो वैल्यू दी रहेगी आपको, तो वो 9.8 है, वो N1 की वैल्यू होगी। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू दी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी है, तो N1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी। इसको आप एकदम केयरफुली ध्यान में रखेंगे। अब मैं चलूंगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं और ये फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक क्वेश्चन जैसे अभी मैंने कहा उसी को ही मैं अप्रूव कर दूंगा कि एसआई पद्धति में जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सीजीएस पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है ग्रेविटी की वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट, चेंज इट्स वैल्यू इन सीजीएस। तो यहां पर हमको सबसे पहले डायमेंशनल
हाँ, मैं यहीं रुक गया था, मैं यहीं पे फिर से चालू कर दूँ। आगे ना, हाँ, तो हम विमीय विश्लेषण के अंतर्गत जो उसका एप्लीकेशन बात कर रहे थे, उसके अनुप्रयोग थे, वो सेकंड था एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 द पावर c। ये तो मैं ये बता रहा था, ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा था कि एसआई पद्धति में यदि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो CGS पद्धति में इसके मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको डायमेंशनल इक्वेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, आपको निकालने आने चाहिए। तो हमको सबसे पहले बोला जी ग्रेविटी के बारे में बात किया है, तो ग्रेविटी का डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप एक चीज समझ रहे हैं, बार बार सब चीज आकर डायमेंशनल इक्वेशन में आके सभी बातें रुक जा रही है। अगर आप पूरे फॉर्मूलाज को छोटे छोटे जो आपके बुक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बुक में जो चैप्टर में जाएंगे, उसमें पूरे फार्मूलाज के डब्बे बने हुए हैं, वो अगर फार्मूला को अगर आप याद करते हैं तो आपके यूनिट भी क्लियर हो जाएंगे, आप सबकी डिराइव्ड यूनिट आप फाइंड आउट कर सकेंगे, आप सभी के डायमेंशनल इक्वेशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से बोलूँगा कि आप उसको अच्छे से याद कर लें, जिससे आपका ये जो चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है, जो आगे चल के आपको जितने भी बॉक्स में जितने भी फार्मूलाज मिलेंगे, ये सभी फार्मूलाज जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, उन चैप्टर्स के आधार पर आपको इन चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए वो शब्द आते जाएंगे, वो वर्ड आते रहेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे प्रतिबल, विकृति, ये क्या होती है, आप सूत्र तो याद कर लेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर बल बटे प्रतिबल बटे विकृति। तो ये जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे, सॉलिड वाला एक चैप्टर है, सॉलिड या प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी वाली एक चैप्टर है, वहां पर मिलेगा। तो ये बातें हैं आपको मिलती रहेंगी। तो बहरहाल हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमको जी का क्या मान होना चाहिए, जी का मान, जी की वी मा, जी मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण देखिए फिर से क्या आ गया, त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे कोई भी, हमारे लास्ट में क्या आया, फाइनल वर्ड त्वरण आया। त्वरण आया तो हमको पता है L-T-2। या आप देखो, अगर थोड़ा सा आपके पास यूनिट को काउंट करने का है, देखो मैं बता, मीटर, M फॉर मीटर, मीटर को लेंथ में काउंट करते हैं इसलिए मैंने L लिखा। सेकंड, सेकंड को टाइम होता है, T स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा तो -2 होगा। तो आप देखिए यूनिट अगर आपको निकालना आ गया तो आप डायमेंशनल इक्वेशन भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इसके फॉर्म में देखेंगे। M तो यहाँ एब्सेंट है, M एब्सेंट है इसलिए ये A B C है, M की पावर है, L की पावर है और T की पावर है, तो A इज इक्वल टू 0 होगा, B इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी पावर 1 है, क्योंकि L को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1, और T इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब हम टेक्निक सीखेंगे, इसको कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्यूशन इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो कौन सा दिया है, कौन सी पद्धति दी हुई है, एसआई पद्धति, जो एसआई में दी हुई ना उसकी वैल्यू को ऊपर में पुट करना रहता है, और जिस पद्धति में हमको फाइंड आउट करना रहता है उस पद्धति को हम नीचे में पुट करेंगे। एक बार और बोल रहा हूं, इस बातों को अगर हम समझ जाएं तो एकदम इजी है, बहुत इजी है। फिर से बोल रहा हूं, मान लिया जाए चेंज हो जाता क्वेश्चन, सीजीएस को एम के एसआई में बदलिए, तो हमारे पास जो भी फॉर्म में पहले जो गिवन रहता है वो ऊपर में रहेगा, न्यूमिनेटर में रहेगा, और जिसको फाइंड आउट करना रहता है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगी, उस फॉर्म में रहेगी। तो हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ, इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो हमने क्या समझ लिया,
इसकी न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 9.8, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं 9.8 m। देखिए अब यहां पर SI पद्धति बोला है, तो जहां पर आपको ऐसा याद नहीं है तो मीटर किलोग्राम सेकंड, m फॉर मास है, तो मास का जो यूनिट होता है वह किलोग्राम होता है, तो 1 kg लिखा। और ये तो CGS है, अभी मैं उसको नहीं हाथ लगा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको जिस फॉर्म में बताने का कोशिश किया है उस फॉर्म में मैं बता रहा हूं। तो मैंने कहा था जो दिया रहेगा ऊपर में रहेगा। L फॉर लेंथ, लेंथ का क्या है यहाँ पर, लेंथ का ऐसा ही होता है मीटर होता है, तो 1 मीटर। फिर T फॉर टाइम होता है, तो टेकन टाइम SI हो, CGS हो या FPS हो, सभी में इसका 1 सेकंड ही होता है, तो 1 सेकंड अपॉन। अब हमको किस में फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को, CGS में फाइंड आउट करना है। तो CGS में फाइंड आउट करना है तो M1 की M2, तो CGS में सेंटीमीटर, M फॉर मास, मास का होता है ग्राम, CGS में होता है मास का होता है ग्राम, तो 1 ग्राम। फिर यहां पर आया L फॉर लेंथ, CGS में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो लेंथ को सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। देन हम चलेंगे सेकेंड, तो ये भी सेकेंड, तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। ये वैल्यू को पुट करने के तरीके हैं। अब हम इसके पावर की वैल्यू को पुट करते हैं। पावर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमने देखा a की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, मतलब ये कैलकुलेशन से खत्म हो गया। ये कैलकुलेशन से खत्म हो गया क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर b की वैल्यू 1 है। फिर हमने देखा क्या, t की वैल्यू -2, C की वैल्यू। अब हम जानते हैं छोटी वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी वैल्यू को हम छोटी कर सकते हैं, तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। अब हम ये भी जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, उसकी पावर को देते जाएंगे। ये तो 0 है, अगर हम इसको नहीं भी करते तो चलता। 1 सेकेंड 1 अपॉन 1 अपॉन -2। अब देखिए जो एक समान जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, एक ही यूनिट की या एक ही मात्रक की फिजिकल क्वांटिटी होता है, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर रेशियो के फॉर्म में होता है, तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ग्राम से ग्राम समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट, या आप इजीली समझना, ग्राम से ग्राम भी कट गया ऐसा समझ लीजिए। कभी भी नहीं लिखना रेशियो के फॉर्म में, कभी भी यूनिट्स को हमको नहीं लिखने रहते हैं, ये फिजिक्स का मेन रूल है। अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो आप कभी भी नहीं लिखना। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, वैसे ही सोच सकते हैं सेकंड से सेकंड, ये अपने समझने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और यहां पर हम देखें क्या देखा हमने, देखा 9.8 है, तो हमने देखा तो 1000 अपॉन 1 हो गया, इसकी पावर 0 हो गई, तो 0 की पावर कितनों भी, मतलब नंबर की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, तो हम उसको 1 लिख दिया। फिर 100 अपॉन 1 था, तो 100 अपॉन 1 एक से अगर उसको डिवाइड भी करेंगे तो 100 ही होगा, और 100 की पावर 1 है तो 1 टाइम 100 लिखना पड़ेगा अपने को। देन 1 एक ऐसा नंबर है, उसकी कितनी भी पावर कर दिया जाए, चाहे वो निगेटिव पावर हो चाहे वो पॉजिटिव पावर हो, इवन वो 0 पावर भी हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 में कितना भी पावर रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये हो जाएगा 980
1 1 तो 1 हो गया, 980 हो गया। चूंकि हमको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लेना था तो यहाँ था मीटर, तो मीटर के फॉर्म में आएगा सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड तो दोनों में रहता है। तो ये होता है कन्वर्जन फॉर्म किसका, जी का वैल्यू जो एसआई में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ये हमारा कितना होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो ये था हमारा एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कन्वर्जन का मेथड। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर हम ऊपर इसको उल्टा भी कर देते तो भी चलता। मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा इसी से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने डिलीट नहीं किया, मेरे पास बार बार लिखूंगा उससे अच्छा। फिर चलते हैं। मान लिया जाए कहा इसी को ही उल्टा करके देख लें, या 9.8 लाके ऐसा भी किया जा सकता है, या ऐसा बोल देंगे कार्य के मात्रक CGS मात्रक अर्ग को SI मात्रक जूल में बदलिए। इससे हमको क्या समझ में आएगा, एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, ये हमको कन्वर्जन वैल्यू समझ में आ जाएगी। जैसे हमने सीखा ना, हम क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत सारे, हम अभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दूरी का मात्रक मीटर में है तो CGS में बताइए, तो 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस फॉर्म में ही होता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हम उसको याद कर लेते हैं कि हाँ इसका मान ये होता है, तो हम इसके तरफ चलेंगे। कार्य का CGS मात्रक को अर्ग को SI पद्धति में जूल में बदलिए। आपको कभी कभी ये नहीं देगा, अर्ग नहीं देगा, आपको जूल नहीं देगा, आपको बोल देगा CGS को SI में कन्वर्ट कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो फिर से हमारे पास कार्य का क्या होना चाहिए, डायमेंशनल इक्वेशन होना चाहिए। तो चलो नहीं याद है तो हम इजीली बनाने का कोशिश करते हैं। तो कार्य बराबर होता है, अर्थात वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है, चलिए डिटेल में बताता हूं आपको निकालना। फोर्स इज इक्वल टू होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास अर्थात द्रव्यमान गुना त्वरण गुना विस्थापन। तो द्रव्यमान का होता है m, त्वरण का होता है LT-2, अभी तक हमने शुद्धता की जांच किया था, और विस्थापन को L कहते हैं। तो हमने देखा m तो एक ही है, L 2 हो गया तो L की पावर 2 हो गई और T की पावर -2 हो गई। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसका विमा क्या हो जाता है, mL2T-2। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं इसके पावर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू -2। ये ABC के फॉर्म में, M का फॉर्म, L का फॉर्म और T का फॉर्म में हमको दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरा वही फंडा अभी कौन से फॉर्म में बोला है, CGS में, तो ऊपर में CGS रहेगा, और किस में फाइंड आउट करना है, SI में, तो SI नीचे रहेगा। तो हम चलते हैं N2 इज इक्वल में। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट N1 के कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू का वैल्यू नहीं दिया है, और इसको हमने क्या किया, इग्नोर किया। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने N1 इज इक्वल टू 1 कहा, M CGS में है तो 1 ग्राम अपॉन, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं,
L1 के मतलब लेंथ है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेकेंड। फिर हमने क्या करना है, SI में ग्राम है तो 1 किलोग्राम, देन 1 मीटर और 1 सेकेंड। इसके पावर को ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, तो कन्वर्ट करेंगे फिर से। 1 ग्राम इज अपॉन 1000 ग्राम, ठीक है। फिर क्या कहा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1, तो -2 इसको लिख दिया, इसका हो गया 2। क्या समझ में आया पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? हम कुछ भी कर लें, बस यहाँ पर ग्राम किलोग्राम बस एक्सचेंज हो गए, बाकी ये हमेशा वही रहेगा, इसके पावर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो चले, तो ये हो जाएगा 1/1000, क्योंकि ग्राम से ग्राम क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ऐसा मैंने बताया था आपको। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1 क्या हो गया, इसकी पावर 2 है। इसकी पावर कितनी है, 2 है। मीटर सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 100, ऐसा इजीली काउंट कर देते हैं, क्योंकि 2 टाइम हमने लिख दिया, 100 सेंटीमीटर था। तो अब पावर को काउंट करते हैं, इसके घात को, 0 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आया 1/10⁻⁷, और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻7। इसका मतलब ये N2 की वैल्यू हुई, तो ये क्या बोला था, CGS का मात्रक अर्ग को, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हुआ, 10⁻⁷ जूल, अर्थात ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। तो ये था एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने का ये जो तरीका था, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग के रूप में आप देख सकते हैं। तो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट भी करिएगा और मुझे अपने फीडबैक भी दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।